चैप्टर 19 रानी की कहानी। इस बीच बर्था किरचा को चौक की पूरी लंबाई में उसके आसपास की सबसे बड़ी और सबसे दिखावटी इमारतों की ओर ले जाया गया। यह इमारत चौक के एक छोर की पूरी चौड़ाई को कवर करती थी। ये कई मंजिलों की ऊंचाई पर थी। मुख्य प्रवेश द्वार तक पत्थर की सीढ़ियों की एक विस्तृत उड़ान से पहुंचा जा सकता था, जिसके निचले हिस्से पर विशाल पत्थर के शेरों द्वारा पहरा दिया गया था, जबकि शीर्ष पर प्रवेश द्वार के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 कुर्सी थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक बड़े तोते की पत्थर की मूर्ति थी। जैसे ही लड़की इन बाद की छवियों के पास पहुंची, उसने देखा कि प्रत्येक स्तंभ की चोटी को मानव खोपड़ी के आकार में उकेरा गया था, जिस पर तोते बैठे थे। मेहराबदार द्वार के ऊपर और इमारत की दीवारों पर अन्य तोतों, शेरों और बंदरों की आकृतियां थीं। इनमें से कुछ को बेस रिलीफ में उकेरा गया था, अन्य को मोज़ाइक में चित्रित किया गया था, जबकि अभी भी कुछ अन्य को दीवार की सतह पर चित्रित किया गया था। आखिरी इमारत के रंग जाहिर तौर पर उम्र के कारण काफी फीके पड़ गए थे, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य प्रभाव कोमल और सुंदर था। मूर्तिकला और मोज़ेक का काम दोनों ही बेहतरीन तरीके से किया गया था, जो उच्च स्तर की कलात्मक कुशलता का सबूत देता है। पहली इमारत के विपरीत, जिसमें उसे ले जाया गया था, जिसका प्रवेश द्वार बिना दरवाजे वाला था, विशाल दरवाजों ने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था, जिसके पास वह अब पहुंची थी। स्तंभों द्वारा बनाए गए आलों में जो दरवाजे के मेहराब को सहारा देते थे, और पत्थर के तोतों के कुर्सी के आधार के आसपास, साथ ही चौड़ी सीढ़ी पर कई अन्य स्थानों पर कुछ दर्जन हथियारबंद लोग लटके हुए थे। इन सभी के अंगरखे चमकीले पीले रंग के थे और प्रत्येक के सीने और पीठ पर एक तोते की आकृति कढ़ाई की गई थी। जब उसे सीढ़ियों पर ले जाया जा रहा था, तो पीले कोट वाले योद्धाओं में से एक ने उसके मार्गदर्शकों को सीढ़ियों के ऊपर रोक दिया। यहाँ उन्होंने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और जब वे बात कर रहे थे, तो लड़की ने देखा कि जिसने उन्हें रोका था, साथ ही उसके साथियों में से जो उसे दिखाई दे रहे थे, वे संभवतः उसके मूल अपहरणकर्ताओं की तुलना में कम मानसिकता के थे। उनके मोटे, धुंधलाले बाल उनके माथे पर इतने नीचे तक बढ़े हुए थे कि कुछ मामलों में लगभग उनकी भौहों से जुड़ते थे, जबकि पुतलियां छोटी थीं, जिससे नेत्रगोलक का सफ़ेद भाग अधिक दिखाई देता था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दरवाजे के प्रभारी व्यक्ति ने, जो ऐसा ही लग रहा था, मुड़कर अपने भाले के बट से एक पैनल पर वार किया, साथ ही अपने कई साथियों को बुलाया, जो उसके आदेश पर उठकर आगे आए। जल्द ही बड़े दरवाजे धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगे, और कुछ ही देर में, जब वे अलग हुए, तो लड़की ने उनके पीछे उस प्रेरक शक्ति को देखा जो विशाल दरवाजों को संचालित करती थी। प्रत्येक दरवाजे पर आधा दर्जन नग्न नीग्रो थे। दरवाजे पर उसके 2 पहरेदारों को पीछे हटा दिया गया और उनकी जगह पीले कोट पहने आधा दर्जन सैनिकों ने ले ली। ये उसे दरवाजे से अंदर ले गए, जिसे अश्वेतों ने भारी जंजीरों से खींचकर अपने पीछे बंद कर लिया। और जब लड़की ने उन्हें देखा तो उसने डर के मारे देखा कि बेचारे दरवाजे से गर्दन तक जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके सामने एक चौड़ा गलियारा था, जिसके बीच में साफ पानी का एक छोटा सा तालाब था। यहाँ भी फर्श और दीवारों पर नए और हमेशा बदलते संयोजनों और डिजाइनों में तोते, बंदर और शेरों की आकृतियाँ दोहराई गई थीं, लेकिन अब कई आकृतियां ऐसी थीं जिनके बारे में लड़की को यकीन था कि वे सोने की होंगी। गलियारे की दीवारों में खुले मेहराबों की एक श्रृंखला थी, जिसके माध्यम से दोनों तरफ अन्य विशाल कमरे दिखाई दे रहे थे। गलियारा पूरी तरह से बिना साज सज्जा वाला था, लेकिन दोनों तरफ के कमरों में बेंच और टेबल थे। कुछ दीवारों की झलक से पता चलता है कि वे किसी रंगीन कपड़े की पर्दों से ढकी हुई थीं, जबकि फर्श पर बर्बर डिजाइन के मोटे गलीचे और काले शेरों और खूबसूरती से चिन्हित तेंदुओं की खालें थीं। प्रवेश द्वार के ठीक दाईं ओर का कमरा उसके नए रक्षक के पीले अंगरखे पहने हुए पुरुषों से भरा हुआ था, जबकि दीवारों पर कई भाले और कृपाण लटके हुए थे। गलियारे के दूर छोर पर सीढ़ियों की एक छोटी सी उड़ान दूसरे बंद दरवाजे की ओर ले जाती थी। यहाँ गार्ड फिर से रुका हुआ था। इस द्वार पर मौजूद एक गार्ड ने उसके साथ आए लोगों में से एक की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उन्हें बाहर खड़ा छोड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके लौटने में पूरे 15 मिनट लग गए, जब गार्ड को फिर से बदल दिया गया और लड़की को आगे के कक्ष में ले जाया गया।
3 अन्य कक्षों और 3 विशाल दरवाजों से होते हुए, जिनमें से प्रत्येक पर उसका पहरा बदला जाता था, लड़की को एक अपेक्षाकृत छोटे कमरे में ले जाया गया, जिसके फर्श पर एक लाल रंग का अंगरखा पहने एक आदमी आगे पीछे चल रहा था, जिसके आगे और पीछे एक बहुत बड़ा तोता कढ़ाई में बना हुआ था और उसके सिर पर एक बर्बर साफा था जिसके ऊपर एक भरवां तोता लगा हुआ था। इस कमरे की दीवारें पूरी तरह से पर्दों से छिपी हुई थीं जिन पर सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों तोते कढ़ाई किए गए थे। फर्श पर सुनहरे तोते जड़े हुए थे, जबकि छत पर, जितना संभव हो सके, चमकीले रंग के तोते पंख फैलाए हुए थे जैसे कि वे उड़ रहे हों। वह आदमी खुद शहर में अब तक देखे गए किसी भी व्यक्ति से बड़ा कद का था। उसकी चर्मपत्र जैसी त्वचा उम्र के कारण झुर्रीदार थी और वह अपनी तरह के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बहुत मोटा था जिसे उसने देखा था। हालांकि उसकी नंगी भुजाएं बहुत ताकत का सबूत दे रही थीं और उसकी चाल किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह नहीं थी। उसके चेहरे के भाव लगभग पूरी तरह से मूर्खता को दर्शाते थे और वह सबसे घृणित प्राणी था जिसे बर्था किर्चर ने कभी देखा था। लड़की को उसके सामने ले जाने के कई मिनट बाद तक ऐसा लगा कि उसे पता ही नहीं था कि वह वहाँ है, लेकिन वह बेचैनी से इधर उधर घूमता रहा। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, और जब वह कमरे के उस छोर पर था जहाँ उसकी पीठ उसकी तरफ थी, तो वह मुड़ा और पागलों की तरह उस पर झपटा। अनजाने में लड़की पीछे हट गई। उसने अपनी खुली हथेलियां उस डरावने प्राणी की तरफ फैला दी, मानो उसे दूर रखना चाहती हो, लेकिन उसके दोनों तरफ एक आदमी था जो उसे अपार्टमेंट में ले गया था। उसने उसे पकड़ लिया और पकड़ लिया। हालांकि वह हिंसक रूप से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वह उसे छुए बिना रुक गया। एक पल के लिए उसकी भयानक सफ़ेद किनारे वाली आंखें उसके चेहरे पर खोजी निगाहों से घूरती रहीं, जिसके तुरंत बाद वह पागलों की तरह हंसने लगा। 2 या 3 मिनट के लिए वह प्राणी खुद को मौज मस्ती में डुबोए रहा और फिर, जैसे ही वह हंसना शुरू किया था, अचानक रुक गया। वह कैदी की जांच करने लगा। उसने उसके बालों, उसकी त्वचा, उसके पहने हुए कपड़ों की बनावट को महसूस किया और इशारों के जरिए उसे समझाया कि उसे अपना मुंह खोलना है। बाद में वह बहुत दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई दिया। उसने एक गार्ड का ध्यान उसके कैनाइन दांतों की ओर आकर्षित किया और फिर कैदी को दिखाने के लिए अपने नुकीले दांत दिखाए। कुछ देर बाद वह फिर से फर्श पर इधर उधर टहलने लगा और पूरे 15 मिनट बाद उसे फिर से कैदी का ध्यान आया और फिर उसने उसके गार्डों को एक कठोर आदेश जारी किया, जिन्होंने तुरंत उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। अब पहरेदारों ने लड़की को कई गलियारों और कमरों से होते हुए एक संकरी पत्थर की सीढ़ी पर ले गए जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। अंत में एक छोटे से दरवाजे के सामने रुके जहां एक नग्न नीग्रो भाले से लैस खड़ा था। उसके एक पहरेदार के कहने पर नीग्रो ने दरवाजा खोला और दल एक कम छत वाले कमरे में चला गया, जिसकी खिड़कियों ने तुरंत लड़की का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उन पर भारी प्रतिबंध लगे थे। कमरे में वैसा ही सामान था जैसा उसने इमारत के दूसरे हिस्सों में देखा था। वही नक्काशीदार टेबल और बेंच, फर्श पर कालीन, दीवारों पर सजावट। हालांकि हर तरह से यह नीचे की मंजिल पर देखी गई किसी भी चीज से सरल था। एक कोने में एक छोटा सा सोफा था जिस पर फर्श पर बिछे कालीन जैसा ही एक कालीन बिछा हुआ था, सिवाय इसके कि यह हल्के रंग का था और इस पर एक महिला बैठी थी। जैसे ही बर्था किर्चर की नज़र कमरे में रहने वाले व्यक्ति पर पड़ी, लड़की ने आश्चर्य से थोड़ी सांस ली, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि यहाँ एक ऐसा प्राणी था जो शहर की दीवारों के भीतर देखे गए किसी भी प्राणी से ज्यादा उसकी ही तरह का था। यह एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी फीकी नीली आंखों से उसे देख रही थी, जो झुर्रीदार और दांतविहीन चेहरे में गहराई तक धंसी हुई थी। लेकिन आंखें एक समझदार और बुद्धिमान प्राणी की थीं और झुर्रीदार चेहरा एक गोरी औरत का चेहरा था। लड़की को देखते ही महिला उठकर आगे आए। उसकी चाल इतनी कमजोर और अस्थिर थी कि उसे अपने दोनों हाथों में एक लंबी छड़ी पकड़नी पड़ी। एक गार्ड ने उससे कुछ शब्द कहे और फिर वे लोग मुड़े और अपार्टमेंट से चले गए। लड़की दरवाजे के अंदर ही चुपचाप खड़ी रही और इंतजार कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है। बूढ़ी औरत कमरे को पार करके उसके सामने रुकी, अपनी कमजोर और पानी भरी आंखों को उठाकर नवागंतुक के ताज़ा युवा चेहरे पर देखा। फिर उसने उसे सिर से पैर तक देखा और एक बार फिर बूढ़ी आंखें लड़की के चेहरे पर लौट आईं।
बर्था किरचा भी छोटी बूढ़ी औरत का निरीक्षण करने में कम स्पष्ट नहीं थी। ये बाद वाली थी जिसने पहले बात की। एक पतली, फटी हुई आवाज में उसने हिचकिचाते हुए, लड़खड़ाते हुए बात की, जैसे कि वो अपरिचित शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो और एक अजीब भाषा बोल रही हो। आप बाहरी दुनिया से हैं? उसने अंग्रेजी में पूछा। भगवान करे कि आप इस भाषा को बोल सकें और समझ सकें। अंग्रेजी, लड़की ने आश्चर्य से कहा। हाँ, बिल्कुल, मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। भगवान का शुक्र है। छोटी बूढ़ी औरत रो पड़ी। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद इसे ऐसे बोल पाऊंगी कि कोई और समझ सके। 60 साल से मैं सिर्फ उनकी शापित बकवास बोलती आ रही हूँ। 60 साल से मैंने अपनी मातृभाषा में एक शब्द भी नहीं सुना है। बेचारी, बेचारी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। किस शापित दुर्भाग्य ने तुम्हें उनके हाथों में डाल दिया? आप एक अंग्रेज महिला हैं। बर्था किरचा ने पूछा। क्या मैंने आपको सही समझा कि आप एक अंग्रेज महिला हैं और 60 साल से यहाँ रह रही हैं? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाकर सहमति जताई। पिछले 60 सालों से मैं इस महल से बाहर नहीं गई। आओ, उसने अपना हड्डीदार हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। आओ और मेरे साथ मेरे सोफे पर बैठो। लड़की ने वृद्ध महिला का हाथ पकड़कर उसे कमरे के दूसरी ओर ले गई और जब वो बैठ गई तो लड़की भी उसके पास बैठ गई। बेचारा बच्चा, बेचारा बच्चा, बूढ़ी औरत करा उठी। तुम्हें यहाँ लाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। पहले तो मैं खुद को नष्ट कर लेती, लेकिन हमेशा उम्मीद रहती थी कि कोई आएगा जो मुझे ले जाएगा, लेकिन कोई नहीं आता। मुझे बताओ कि वे तुम्हें कैसे ले गए। लड़की ने बहुत संक्षेप में उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया जिनके कारण शहर के कुछ प्राणियों ने उसे पकड़ लिया। तो फिर शहर में तुम्हारे साथ कोई आदमी भी है? बूढ़ी औरत ने पूछा। हाँ, लड़की ने कहा, परंतु मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है और न ही यह कि उनके इरादे उसके प्रति क्या हैं। वास्तव में, मैं नहीं जानती कि उनके इरादे मेरे प्रति क्या हैं। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, बूढ़ी औरत ने कहा। वे एक मिनट से दूसरे मिनट तक खुद नहीं जानते कि उनके इरादे क्या हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम निश्चिंत हो सकते हो, मेरे बेचारे बच्चे, कि तुम अपने दोस्त को फिर कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं मारा है, लड़की ने उसे याद दिलाया, और तुम कहती हो कि तुम 60 साल से उनकी कैदी हो। नहीं, उसके साथी ने उत्तर दिया, उन्होंने मुझे नहीं मारा है, नहीं वे तुम्हें मारेंगे, यद्यपि ईश्वर जानता है कि इस भयानक स्थान पर लंबे समय तक रहने से पहले तुम उनसे तुम्हें मार डालने की भीख मांगोगे। वे कौन हैं? बर्था किरचा ने पूछा। किस तरह के लोग हैं? वे उन सभी से अलग हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। और मुझे ये भी बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए? बहुत पहले की बात है, बूढ़ी औरत ने सोफे पर आगे पीछे झूलते हुए कहा। बहुत पहले की बात है। ओह, कितना समय हो गया। तब मैं सिर्फ 20 साल की थी। जरा सोचो, बच्चे, मेरी तरफ देखो। मेरे पास नहाने के अलावा कोई आईना नहीं है। मैं नहीं देख सकती कि मैं कैसी दिखती हूँ क्योंकि मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन अपनी उंगलियों से मैं अपने बूढ़े और झुर्रियों वाले चेहरे, अपनी धंसी हुई आंखों और दांतहीन मसूड़ों पर खींचे इन ढीले होठों को महसूस कर सकती हूँ। मैं बूढ़ी और झुकी हुई और भद्दी हूँ, लेकिन तब मैं जवान थी और लोग कहते थे कि मैं सुंदर हूँ। नहीं, मैं पाखंडी नहीं बनूंगी, मैं सुंदर थी। मेरे शीशे ने मुझे ये बताया। मेरे पिता अंदरूनी इलाकों में एक मिशनरी थे और एक दिन अरब के गुलामों का एक गिरोह आया। उन्होंने उस छोटे से गांव के पुरुषों और महिलाओं को पकड़ लिया जहां मेरे पिता काम करते थे, और उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया। वे देश के हमारे हिस्से के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें हमारे गांव के उन पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ा जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि वे पहले कभी इतने दूर दक्षिण में नहीं गए थे और उन्होंने सुना था कि हमारे पश्चिम में हाथीदांत और गुलामों से समृद्ध एक देश है। वे वहां जाना चाहते थे और वहां से वे हमें उत्तर की ओर ले जाएंगे, जहां मुझे किसी काले सुल्तान के हरम में बेचा जाना था। वे अक्सर इस बात पर चर्चा करते थे कि मैं कितना पैसा लाऊंगा, और यह भी कि शायद ये पैसा कम न हो जाए। वे ईर्ष्यापूर्वक मुझे एक दूसरे से बचाते थे, ताकि यात्राएं मेरे लिए यथासंभव कम थकाऊ हों।
उनके कहने पर मुझे सबसे अच्छा खाना दिया जाता था और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। लेकिन थोड़े समय बाद, जब हम उस देश की सीमा तक पहुंच गए, जिससे हमारे गांव के लोग परिचित थे, और एक उजाड़ और शुष्क रेगिस्तान में प्रवेश कर गए, तो अरबों को आखिरकार एहसास हुआ कि हम खो गए हैं। लेकिन वे अभी भी पश्चिम की ओर बढ़ते रहे, भयानक घाटियों को पार करते हुए और निर्दय सूरज के नीचे जलती हुई भूमि के चेहरे पर मार्च करते रहे। जिन गरीब दासों को उन्होंने पकड़ा था, उन्हें निश्चित रूप से शिविर के सभी हथियार और लूट को ले जाने के लिए मजबूर किया गया था, और इस तरह भारी बोझ, आधे भूखे और बिना पानी के, वे जल्द ही मक्खियों की तरह मरने लगे। हम रेगिस्तानी भूमि पर ज्यादा समय तक नहीं रहे थे कि अरबों को भोजन के लिए अपने घोड़ों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जब हम पहली घाटी में पहुंचे, जिसके पार जानवरों को ले जाना असंभव था, तो उनमें से शेष को मार दिया गया और मांस को उन गरीब अश्वेतों पर लाद दिया गया जो अभी भी जीवित थे। इस तरह हम 2 दिन और आगे बढ़ते रहे, और अब मुट्ठी भर अश्वेतों को छोड़कर बाकी सभी मर चुके थे, और अरबों ने खुद भी भूख और प्यास तथा रेगिस्तान की भीषण गर्मी के आगे घुटने टेकने शुरू कर दिए थे। जहाँ से हम आए थे, वहाँ तक हमारी नज़र आसमान में चक्कर लगाते गिद्धों और उन मृतकों के शवों पर पड़ी थी जो आखिरी बार बिना किसी निशान के बंजर भूमि पर लेटे थे। अश्वेतों के हार जाने के कारण हाथीदांत के दांत एक एक करके गिर गए थे, और मौत के रास्ते पर शिविर के उपकरण और 100 आदमियों के घोड़े के सामान बिखरे पड़े थे। किसी कारण से अरब सरदार ने अंत तक मेरा साथ दिया, संभवतः इस विचार से कि उनके अन्य सभी खजानों में से मुझे सबसे आसानी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि मैं युवा और मजबूत था, और घोड़ों के मारे जाने के बाद भी मैं पैदल चलता रहा और सबसे अच्छे आदमियों के साथ चलता रहा। हम अंग्रेज, आप जानते हैं, बहुत अच्छे पैदल यात्री हैं, जबकि ये अरबवासी घोड़े की सवारी करने लायक उम्र होने के बाद कभी पैदल नहीं चले। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि हम कितनी देर तक चलते रहे, लेकिन आखिरकार, जब हमारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, हम में से कुछ लोग एक गहरी खाई के नीचे पहुंच गए। विपरीत दिशा में चढ़ना संभव नहीं था, इसलिए हम रेत के साथ साथ चलते रहे, जो शायद किसी प्राचीन नदी का तल रहा होगा, जब तक कि हम एक ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंच गए जहां हमें एक खूबसूरत घाटी दिखाई दी, जिसमें हमें पूरा भरोसा था कि हमें भरपूर शिकार मिलेगा। तब तक हम सिर्फ 2 ही बचे थे, सरदार और मैं। मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो घाटी क्या थी, क्योंकि तुमने भी उसे उसी तरह पाया था जैसे मैंने पाया था। हम इतनी जल्दी पकड़े गए कि ऐसा लगा कि वे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, और मुझे बाद में पता चला कि मामला ऐसा ही था, ठीक वैसे ही जैसे वे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। जब आप जंगल से होकर आए थे, तो आपने बंदरों और तोतों को देखा होगा, और जब से आप महल में आए हैं, तो आपने देखा होगा कि कैसे इन जानवरों और शेरों का लगातार सजावट में उपयोग किया जाता है। घर पर हम सभी बोलने वाले तोतों से परिचित थे, जो उन बातों को दोहराते थे जो उन्हें बोलना सिखाया गया था, लेकिन ये तोते इस मायने में अलग हैं कि वे सभी उसी भाषा में बात करते हैं जो शहर के लोग बोलते हैं, और वे कहते हैं कि बंदर तोतों से बात करते हैं और तोते शहर में उड़कर आते हैं और लोगों को बताते हैं कि बंदर क्या कहते हैं। और हालांकि इस पर विश्वास करना कठिन है, मैंने सीखा है कि यह सच है, क्योंकि मैं उनके राजा के महल में 60 साल से उनके बीच रह रहा हूँ। वे मुझे भी, जैसे वे तुम्हें लाए थे, सीधे महल में ले आए। अरब सरदार को कहीं और ले जाया गया। मुझे कभी नहीं पता चला कि उसका क्या हुआ। उस समय 25 ईस्वी को राजा बनाया गया था। उस दिन से मैंने कई राजा देखे हैं। वो एक भयानक आदमी था, लेकिन फिर वे सभी भयानक हैं। उनके साथ क्या मामला है? लड़की ने पूछा। वे पागलों की जाति हैं, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। क्या तुमने अनुमान नहीं लगाया? उनमें बेहतरीन कारीगर और अच्छे किसान हैं, और कुछ हद तक कानून और व्यवस्था भी है, जैसी कि है। वे सभी पक्षियों का आदर करते हैं, लेकिन तोता उनका मुख्य देवता है। यहाँ महल में एक बहुत ही सुंदर कमरे में एक तोता रखा हुआ है। वो उनका देवताओं का देवता है। वो बहुत बूढ़ा पक्षी है। अगर एगो ने जो मुझे बताया था वह सच है, तो अब तक वह लगभग 300 साल पुराना हो चुका होगा।
उनके धार्मिक अनुष्ठान अत्यंत घृणित हैं और मेरा मानना है कि सदियों से इन अनुष्ठानों के अभ्यास ने ही इस जाति को मूर्खता की वर्तमान स्थिति में पहुंचा दिया है। और फिर भी, जैसा कि मैंने कहा, वे कुछ उद्धारक गुणों से रहित नहीं हैं। यदि किंवदंती पर विश्वास किया जा सकता है, तो उनके पूर्वज कुछ मुट्ठी भर पुरुष और महिलाएं जो उत्तर से कहीं बाहर से आए थे और मध्य अफ्रीका के जंगल में खो गए थे, यहाँ केवल एक बंजर रेगिस्तानी घाटी मिली। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ शायद ही कभी बारिश होती है, और फिर भी आपने शहर के बाहर और अंदर एक विशाल जंगल और शानदार वनस्पति देखी होगी। ये चमत्कार प्राकृतिक झरनों के उपयोग से पूरा होता है जिसे उनके पूर्वजों ने विकसित किया था और जिस पर उन्होंने इस हद तक सुधार किया है कि पूरी घाटी को हर समय पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है। ईगो ने मुझे बताया कि उनके समय से कई पीढ़ियों पहले जंगल की सिंचाई झरने के पानी को शहर तक ले जाने वाली धाराओं के मार्ग को बदल कर की जाती थी, लेकिन जब पेड़ों ने अपनी जड़ें मिट्टी की प्राकृतिक नमी में डाल दी और उन्हें आगे सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी, तो धारा का मार्ग बदल दिया गया और अन्य पेड़ लगाए गए। और इस तरह जंगल बढ़ता गया और आज ये घाटी के लगभग पूरे तल को कवर करता है, सिवाय उस खुले स्थान के जहाँ शहर खड़ा है। मुझे नहीं पता कि यह सच है। हो सकता है कि जंगल हमेशा से यहाँ रहा हो, लेकिन यह उनकी किंवदंतियों में से एक है और यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि यहाँ वनस्पति को सहारा देने के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। वे कई मायनों में अनोखे लोग हैं, न केवल उनकी पूजा पद्धति और धार्मिक अनुष्ठानों में बल्कि इस मामले में भी कि वे शेरों को पालते हैं जैसे दूसरे लोग मवेशियों को पालते हैं। आपने देखा होगा कि वे इनमें से कुछ शेरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर को वे मोटा करके खाते हैं। मुझे लगता है कि पहले वे अपने धार्मिक समारोह के एक हिस्से के रूप में शेर का मांस खाते थे, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद उन्हें इसकी इतनी तलब लगी कि अब यह व्यावहारिक रूप से उनका एकमात्र मांस है। वे निश्चित रूप से पक्षी का मांस खाने के बजाय मरना पसंद करेंगे, न ही वे बंदर का मांस खाएंगे, जबकि शाकाहारी जानवरों को वे केवल शेरों के दूध, खाल और मांस के लिए पालते हैं। शहर के दक्षिणी हिस्से में बाड़े और चरागाह हैं जहां शाकाहारी जानवरों को पाला जाता है। सुआ, हिरन और मृग मुख्य रूप से शेरों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि बकरियों को शहर के मानव निवासियों के लिए दूध के लिए रखा जाता है। और तुम इतने सालों से यहाँ रह रहे हो, लड़की ने आश्चर्य से कहा, और तुमने कभी भी अपनी तरह का कोई व्यक्ति नहीं देखा। बूढ़ी औरत ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। 60 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, बर्था किर्चर ने आगे कहा, और उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बूढ़ी औरत ने कहा, उन्होंने मुझे नहीं मारा, बस इतना ही। क्या? लड़की झिझकी। क्या? उसने आखिरकार पूछा, उनमें से तुम्हारा स्थान क्या था? मुझे माफ़ करें, उसने जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा स्थान जो भी रहा हो, मेरा भी निस्संदेह वही होगा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, बेशक, अगर वे तुम्हें औरतों से दूर रख सकें। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने पूछा। पिछले 60 सालों से मुझे कभी किसी महिला के करीब जाने की अनुमति नहीं दी गई। अगर वे मेरे पास पहुंच पाते तो वे मुझे मार देते। पुरुष डरावने हैं, भगवान जानता है कि वे डरावने हैं, लेकिन भगवान तुम्हें महिलाओं से दूर रखे। लड़की ने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि वे लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? 25वें राजा ने मुझे अपनी रानी बनाया था, बूढ़ी औरत ने कहा। लेकिन उसकी कई और रानियां थीं और वे सभी इंसान नहीं थीं। मेरे यहाँ आने के 10 साल बाद तक उसकी हत्या नहीं हुई। फिर अगले राजा ने मुझे ले लिया और ऐसा हमेशा होता रहा है। अब मैं सबसे बूढ़ी रानी हूँ। उनकी बहुत कम महिलाएं बहुत ज़्यादा उम्र तक जीवित रहती हैं। न केवल उनकी लगातार हत्या की संभावना होती है, बल्कि उनकी असामान्य मानसिकता के कारण वे अवसाद के दौर से गुजरती हैं, जिसके दौरान उनके खुद को नष्ट करने की बहुत संभावना होती है। वह अचानक मुड़ी और सलाखों वाली खिड़कियों की ओर इशारा किया। तुम इस कमरे को देख रहे हो, उसने कहा, जिसके बाहर काला ही जड़ा है। तुम जहाँ भी इन्हें देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ महिलाएं हैं,
क्योंकि बहुत कम अपवादों को छोड़कर उन्हें कभी भी कैद से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उन्हें पुरुषों से ज्यादा हिंसक माना जाता है और वास्तव में वे पुरुषों से ज्यादा हिंसक होती हैं। कई मिनट तक दोनों चुपचाप बैठे रहे, फिर छोटी महिला बड़ी महिला की ओर मुड़ी। क्या बचने का कोई रास्ता नहीं है? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने फिर से सलाखों वाली खिड़कियों की ओर और फिर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, और वहां हथियारबंद नपुंसक है। और अगर तुम उसे पार कर जाओ तो तुम सड़क पर कैसे पहुंच सकते हो? और अगर तुम सड़क पर पहुंच गए तो तुम शहर से होकर बाहरी दीवार तक कैसे पहुंच सकते हो? और अगर किसी चमत्कार से तुम बाहरी दीवार तक पहुंच भी जाओ और किसी दूसरे चमत्कार से तुम्हें गेट से होकर जाने की अनुमति मिल जाए, तो क्या तुम कभी उस जंगल में जाने की उम्मीद कर सकते हो जहां बड़े काले शेर घूमते हैं और मनुष्यों को खाते हैं? नहीं, उसने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि महल और शहर और जंगल से भागने के बाद वह आगे के भयावह रेगिस्तानी इलाके में मौत को आमंत्रित करने के अलावा कुछ नहीं होगा। 60 वर्षों में आप इस दफन शहर को खोजने वाले पहले व्यक्ति हैं। हजारों वर्षों में इस घाटी का कोई भी निवासी इसे कभी नहीं छोड़ पाया है, और मनुष्य की याददाश्त में, या यहाँ तक कि उनकी किंवदंतियों में भी, मेरे आने से पहले किसी ने भी इसे नहीं पाया था, सिवाय एक युद्धप्रिय दैत्य के, जिसकी कहानी पिता से पुत्र को सौंपी गई है। मैं वर्णन से सोचता हूँ कि वह एक स्पेनवासी रहा होगा, एक विशालकाय व्यक्ति जो बकलर और हेलमेट पहने हुए था, जिसने भयानक जंगल से होते हुए शहर के द्वार तक अपना रास्ता बनाया, जो उन लोगों पर टूट पड़ा जो उसे पकड़ने के लिए भेजे गए थे और अपनी शक्तिशाली तलवार से उन्हें मार डाला। और जब उसने बगीचों से सब्जियां और पेड़ों से फल खा लिए और झरने से पानी पी लिया, तो वह मुड़ा और जंगल से लड़ते हुए घाटी के मुहाने तक वापस आ गया। लेकिन हालांकि वह शहर और जंगल से बच गया, लेकिन वह रेगिस्तान से नहीं बच पाया। एक किंवदंती के अनुसार राजा को डर था कि वह दूसरों को उन पर हमला करने के लिए लाएगा, इसलिए उसे मारने के लिए उसके पीछे एक दल भेजा। 3 सप्ताह तक वे उसे नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि वे गलत दिशा में चले गए थे, लेकिन अंततः उन्हें उसकी हड्डियां मिल गईं जिन्हें गिद्धों ने नोच डाला था, जो उसी घाटी में एक दिन की यात्रा पर पड़ी थीं, जिससे होकर तुम और मैं घाटी में आए थे। मुझे नहीं पता, बूढ़ी औरत ने आगे कहा, क्या ये सच है? यह उनकी कई किंवदंतियों में से एक है। हाँ, लड़की ने कहा, ये सच है। मुझे यकीन है कि यह सच है, क्योंकि मैंने इस महान दैत्य का कंकाल और जंग लगा कवच देखा है। इस समय बिना किसी औपचारिकता के दरवाज़ा खोला गया और एक नीग्रो 2 सपाट बर्तन लेकर अंदर आया, जिसमें कई छोटे बर्तन थे। उसने बर्तन महिलाओं के पास एक मेज पर रख दिए और बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। बर्तन लेकर आदमी के प्रवेश करते ही पके हुए खाने की एक सुगंध ने लड़की के मन में यह एहसास जगा दिया कि उसे बहुत भूख लगी है, और बूढ़ी औरत के एक शब्द पर वह खाने की चीज़ों को देखने के लिए मेज पर चली गई। बड़े बर्तन जिनमें छोटे बर्तन थे, मिट्टी के बने थे, जबकि उनके अंदर के बर्तन स्पष्ट रूप से सोने के बने थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने छोटे बर्तनों के बीच एक चम्मच और एक कांटा पड़ा हुआ पाया, जो विचित्र डिज़ाइन के होने के बावजूद उतने ही उपयोगी थे जितने उसने अधिक सभ्य समुदायों में देखे थे। कांटे के दांते स्पष्ट रूप से लोहे या स्टील के थे। लड़की नहीं जानती थी कि कौन से, जबकि हैंडल और चम्मच छोटे बर्तनों के समान ही सामग्री के थे। वहाँ मांस और सब्जियों के साथ एक बहुत ही मसालेदार स्टू था, ताज़े फलों की एक डिश और दूध का एक कटोरा था, जिसके बगल में एक छोटा जग था जिसमें कुछ ऐसा था जो मुरब्बा जैसा था। वह इतनी भूखी थी कि उसने अपने साथी के मेज़ पर पहुंचने का इंतज़ार भी नहीं किया, और जब वो खा रही थी तो उसे लगा कि उसने इससे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आई और उसके सामने एक बेंच पर बैठ गई। जैसे ही उसने बड़े बर्तनों से छोटे बर्तन निकाले और उन्हें अपने सामने मेज पर रखा, छोटी महिला को खाते देख उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, भूख एक महान समतलीकरण कारक है। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने पूछा। मैं ये कहने का साहस कर रहा हूँ कि कुछ सप्ताह पहले आपको बिल्ली खाने के विचार से ही उबकाई आ जाती। बिल्ली? लड़की ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा।
क्या फर्क है, शेर एक बिल्ली है। तुम्हारा मतलब है कि मैं अब शेर खा रहा हूँ? हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा, और जैसा कि वे इसे तैयार करते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट है। आपको ये बहुत पसंद आएगा। बर्था किर्च ने संदेह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं बता सकती कि यह मेमने का मांस है या बछड़े का मांस। नहीं, महिला ने कहा, मुझे तो इसका स्वाद उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन इन शेरों को बहुत सावधानी से रखा जाता है और बहुत सावधानी से खिलाया जाता है और उनका मांस इतना मसालेदार और तैयार किया जाता है कि स्वाद के मामले में ये कुछ भी हो सकता है। और इस तरह बर्था किर्च ने अजीब फलों, शेर के मांस और बकरी के दूध पर अपना लंबा उपवास तोड़ा। वह अपनी बात पूरी ही कर पाई थी कि फिर से दरवाज़ा खुला और एक पीले कोट वाला सिपाही अंदर आया। उसने बूढ़ी औरत से बात की। राजा ने आदेश दिया है कि तुम तैयार हो जाओ और उसके पास ले आओ। तुम्हें मेरे साथ ये कमरे साझा करने हैं। राजा जानता है कि मैं उसकी दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ। वो तुम्हें उनके साथ रखने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता था। हेरोग 16वें को कभी कभी स्पष्ट अंतराल मिलते हैं। तुम्हें उनमें से किसी एक के दौरान उसके पास लाया गया होगा। बाकी लोगों की तरह वह भी सोचता है कि पूरे समुदाय में से केवल वही समझदार है, लेकिन एक से अधिक बार मैंने सोचा है कि यहाँ जिन विभिन्न पुरुषों के साथ मैं संपर्क में आई हूँ, जिनमें स्वयं राजा भी शामिल हैं, वे मुझे कम से कम दूसरों की तुलना में कम पागल समझते हैं। फिर भी मैंने इतने सालों में अपने होश कैसे बचाए रखे हैं, यह मेरी समझ से परे है। तैयारी से तुम्हारा क्या मतलब है? बर्था किर्च ने पूछा। तुमने कहा कि राजा ने आदेश दिया था कि मैं तैयार रहूं और उसके पास आऊं। तुम्हें स्नान कराया जाएगा और वैसा ही वस्त्र पहनाया जाएगा जैसा मैं पहनता हूं। क्या कोई बचने का रास्ता नहीं है? लड़की ने पूछा। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं खुद को मार सकूं? महिला ने उसे कांटा थमा दिया। यही एकमात्र तरीका है, उसने कहा, और आप देखेंगे कि कांटे बहुत छोटे और कुंद हैं। लड़की कांप उठी और बुढ़िया ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। वो सिर्फ तुम्हें देख सकता है और तुम्हें भेज सकता है, उसने कहा। 25 साल पहले एक बार उसने मुझे बुलाया था, मुझसे बात करने की कोशिश की, पाया कि मैं उसे नहीं समझ सकती और वो मुझे नहीं समझ सकता। उसने आदेश दिया कि मुझे उसके लोगों की भाषा सिखाई जाए, और फिर जाहिर तौर पर वह मुझे 1 साल के लिए भूल गया। कभी कभी मैं लंबे समय तक राजा को नहीं देख पाती। एक राजा था जिसने 5 साल तक शासन किया, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। हमेशा उम्मीद रहती है, यहाँ तक कि मैं भी जिसकी याद निस्संदेह इन महल की दीवारों के पीछे भूल गई है, अभी भी उम्मीद करती हूँ, हालांकि कोई नहीं जानता कि यह कितनी निरर्थक है। बूढ़ी महिला बर्था किर्च को एक बगल के अपार्टमेंट में ले गई, जिसके तल पर पानी का एक तालाब था। यहाँ लड़की ने स्नान किया और उसके बाद उसके साथी ने उसे स्थानीय महिलाओं के एक आकर्षक वस्त्र लाकर उसके शरीर पर पहना दिया। वस्त्र का कपड़ा जालीदार था, जो लड़की के रूप की गोल सुंदरता को और निखार रहा था। लो, बूढ़ी औरत ने कहा, जैसे ही उसने परिधान की एक तह पर अंतिम थपकी दी, तुम वास्तव में एक रानी हो। लड़की ने अपने नंगे स्तनों और आधे छिपे हुए अंगों को देखकर भयभीत होकर कहा, वे मुझे इस अर्धनग्न अवस्था में पुरुषों के सामने ले जाएंगे। बूढ़ी औरत ने अपनी टेढ़ी मुस्कान बिखेरी। ये कुछ भी नहीं है, उसने कहा। तुम भी इसकी आदी हो जाओगी, जैसे मैं भी हो गई थी, जो एक सुसमाचार प्रचारक के घर में पली बड़ी थी, जहां एक औरत का मोजा पहने हुए टखने को उजागर करना अपराध से कम नहीं माना जाता था। तुम जो निस्संदेह देखोगे और जो चीजें तुम्हें झेलनी पड़ेंगी, उनकी तुलना में यह एक मामूली बात है। परेशान लड़की को घंटों लग रहे थे। वह पागल राजा की उपस्थिति के लिए अंतिम आह्वान की प्रतीक्षा में अपने अपार्टमेंट के फर्श पर चहलकदमी कर रही थी। अंधेरा छा चुका था और महल के भीतर तेल की लपटें जल चुकी थीं। इससे बहुत पहले ही 2 दूत यह निर्देश लेकर आए कि हेरोग को उसकी तत्काल उपस्थिति की आवश्यकता है और बूढ़ी महिला, जिसे वे जानिला कहते थे, को उसके साथ जाना था। लड़की को थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने पाया कि उसके साथ कम से कम एक दोस्त तो होगा ही, चाहे बूढ़ी महिला उसकी मदद करने में कितनी भी असमर्थ क्यों न हो। दूतों ने दोनों को नीचे की मंजिल पर एक छोटे से कमरे में ले गए।
जानिला ने बताया कि यह मुख्य सिंहासन कक्ष के बाहर के कमरों में से एक था, जिसमें राजा अपने पूरे दल के साथ दरबार लगाता था। कमरे के अंदर बेंचों पर कई पीले कुर्तेदार योद्धा बैठे थे। ज्यादातर समय उनकी आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं और उनके चेहरे पर उदासी थी। जब दोनों महिलाएं अंदर आईं, तो कई ने उदासीनता से उनकी ओर देखा, लेकिन ज्यादातर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वे लोग प्रवेश कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे थे, तो एक अन्य कमरे से एक युवक आया, जिसकी वर्दी भी अन्य लोगों की तरह ही थी, सिवाय इसके कि उसके सिर पर सोने की एक पट्टिका थी, जिसके सामने एक तोते का पंख उसके माथे के ऊपर सीधा खड़ा था। जैसे ही वह अंदर आया, कमरे में मौजूद अन्य सैनिक खड़े हो गए। वह मेटाक है, राजा के बेटों में से एक, जानिला ने लड़की से फुसफुसाकर कहा। राजकुमार कमरे से होते हुए दर्शक कक्ष की ओर जा रहा था, तभी उसकी नज़र बर्था किरचर पर पड़ी। वो वहीं रुक गया और बिना कुछ बोले 1 मिनट तक उसे देखता रहा। लड़की उसकी बेबाक निगाहों और अपने कम कपड़ों से शर्मिंदा होकर शर्मा गई और अपनी नज़रें ज़मीन पर टिकाकर पीछे मुड़ गई। मेटाक अचानक सिर से पैर तक कांपने लगा और फिर, बिना किसी चेतावनी के, एक जोरदार, कर्कश चीख के अलावा वह आगे बढ़ा और लड़की को अपनी बाहों में जकड़ लिया। तुरंत ही कोहराम मच गया। 2 दूत, जिन्हें लड़की को राजा के सामने ले जाने का काम सौंपा गया था, राजकुमार के इर्द गिर्द नाचते, चीखते, अपनी भुजाएं लहराते और बेतहाशा इशारे करते हुए घूम रहे थे, मानो वे उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, जबकि वे राजपरिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अन्य पहरेदार, मानो अपने राजकुमार के पागलपन से सहानुभूति रखते हुए, चिल्लाते हुए और अपनी तलवारें लहराते हुए आगे बढ़े। लड़की ने स्वयं को उस पागल के भयानक आलिंगन से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने बाएं हाथ से उसे इतनी आसानी से पकड़ रखा था मानो वह एक बच्ची हो, जबकि अपने खाली हाथ से उसने अपनी तलवार निकाली और अपने निकटतम लोगों पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया। संदेशवाहकों में से एक ने सबसे पहले मेटाक के ब्लेड की तीखी धार को महसूस किया। एक ही भयंकर वार में राजकुमार ने उस व्यक्ति की कॉलर बोन को चीरते हुए उसके सीने के बीच में घुसा दिया। एक तीखी चीख के साथ, जो अन्य पहरेदारों की चीख से भी ऊपर उठी, वह व्यक्ति फर्श पर गिर गया, और जब भयानक घाव से खून बहने लगा तो वह एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा और फिर वापस डूब गया और अपने ही खून के एक बड़े तालाब में मर गया। इस बीच मेटाक, अभी भी लड़की को बुरी तरह से पकड़े हुए, विपरीत दरवाजे की ओर पीछे हट गया था। खून को देखते ही 2 पहरेदारों ने, मानो अचानक उन्माद में आकर, अपनी तलवारें फर्श पर गिरा दी और एक दूसरे पर नाखून और दांत से हमला कर दिया, जबकि कुछ राजकुमार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और कुछ उसे बचाने की। कमरे के एक कोने में एक पहरेदार बैठा जोर जोर से हंस रहा था और जैसे ही मेटाक दरवाजे तक पहुंचने और लड़की को अंदर ले जाने में सफल हुआ, उसने सोचा कि उसने देखा कि एक और आदमी मृत दूत की लाश पर झपट पड़ा और उसके मांस में अपने दांत गड़ा दिए। पागलपन के इस तांडव के दौरान जानिला लड़की के करीब ही रही, लेकिन कमरे के दरवाजे पर मेटाक ने उसे देख लिया और अचानक घूमकर उस पर क्रूर हमला कर दिया। सौभाग्य से जानिला उस समय दरवाजे के बीच में थी, इसलिए मेटाक का ब्लेड पोर्टल के पत्थर के मेहराब पर जाकर लगा, और फिर जानिला, निस्संदेह 60 साल के ऐसे ही अनुभवों के ज्ञान से निर्देशित होकर, जितनी तेजी से उसके बूढ़े और लड़खड़ाते पैर उसे ले जा सकते थे, उतनी तेजी से गलियारे से भाग गई। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही मेटाक ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और लड़की को जमीन से उठाकर उसे जानिला द्वारा ले जाई गई दिशा के विपरीत दिशा में ले गया।